चलिए, सी गाइस, एज आई टोल्ड यू और एज आई कमिटेड यू, क्या कमिट किया है मैंने आपसे कि आज हम अपने पिलर्स को मजबूत करेंगे। मतलब इंग्लिश सीखने के लिए जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या खोदनी होती है, उसको नींव। तो आज हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अपडेट करेंगे इंग्लिश लर्निंग के लिए, और आज यहाँ से हम कुछ चीज़ों को सीख कर जाएंगे। जिस चीज़ को हम सीखेंगे, देखिए, यू हैव नॉट ज्वाइन दिस कोर्स, आपने ये कोर्स या आपने ये क्लासेस इसलिए ज्वाइन नहीं किए कि आपको इंग्लिश पढ़ना है। आपने इस कोर्स को इसलिए ज्वाइन किया है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इट मीन्स एज आई एम स्पीकिंग, यू वांट टू स्पीक बेटर देन मी ऑल्सो, you want to become a fluent English speaker, you want to become a native English speaker। तो अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, और इन सीखना मतलब कि किसी चीज़ को सीख लेना ताकि आप यूज़ कर सकें, तो आप यहाँ से गए जो भी हम आपको ग्रामर में पढ़ाएंगे उन कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, आपको सीखना है, और आप सीख कर उनका अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करें। तो पढ़ना इज सेकेंडरी मैटर, पर हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। तो चलिए एक बार इसको रीड कर लीजिए, एकदम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्राई टू रीड इट। चलिए, सो थोड़ा सा अभी छोड़ दीजिए, क्या पढ़ा है आपने, सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। What happened guys? What is English? If I am talking about English, so English is a language. English क्या है, एक लैंग्वेज है। अब what is the need of language? किसी भी लैंग्वेज की नीड क्या है? So it is used for communication. क्यों यूज होता है इसका, कम्युनिकेशन। मतलब किसी को कुछ बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का, और वही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन को अगर हमें किसी को बताना है तो सिंपली क्या होना चाहिए, उसको बात समझ में आनी चाहिए, तब तो हमारे बताने का मतलब है। तो किसी भी व्यक्ति को कोई बात तभी समझ में आती है जब वो क्या हो, पूर्ण हो। ठीक है, राम गया, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन है ना, कभी हमारी बात कंप्लीट हो गया। तो किसी को भी अगर हमें बात करनी बतानी है या कुछ बोलना है तो वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, पर अभी इसको हटाकर थोड़ा सा लैंग्वेज पर बात करते हैं कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज जब एग्जिस्टेंस में आती है, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले उसका दायरा तय किया जाता है, प्लॉट खरीदते हैं आप, उसमें आप लेआउट डालते हैं, ओके, और फिर इसके बाद उसका काम शुरू होता है। यस, तो व्हाट हैपेंड लाइक कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। व्हाट हैपेंड गाइस, जैसे किसी भी भाषा की उत्पत्ति किससे होती है, लेटर से। मतलब पहले क्या होता है, जब किसी ध्वनि को एक शेप दिया जाता है, मतलब जब उसको वर्ड के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, लैंग्वेज। यस, किसी भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा तभी है जब उसको लिखा जा सके। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो सबसे पहले किसका ओरिजिन हुआ, उन साउंड्स को काय में कन्वर्ट किया गया, लेटर्स में। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, लेटर, और इन्हीं लेटर्स के कॉम्बिनेशन से एक दायरा तय हुआ, दैट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। ओके, सो इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हाउ मेनी लेटर्स, 26 लेटर्स। कितने लेटर हैं, 26। अब व्हाट हैपेंड कि इन 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, विच आर द टू पार्ट, वन इज वॉवेल एंड अनदर इज कॉन्सोनेंट। सो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में, वन इज वॉवेल एंड अनदर इज कॉन्सोनेंट। वॉवेल का काम हो गया एक सपोर्टिंग एलिमेंट के रूप में, ओके, या हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर। मतलब किसी भी ध्वनि को अगर निकालना है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वॉवेल की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी वो साउंड हमारा कंप्लीट होगा। सो देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश, वन इज ए, ई, आई, ओ, यू। क्या फंक्शन है इनका, सो दे क्रिएट मात्रा।
क्या क्रिएट करते हैं, मात्रा, और इसको हिंदी में बोला जाता है वॉवेल, इंग्लिश में बोला जाता है वॉवेल साउंड। तो साउंड बनाने का काम किसका हो गया, इट मीन्स वॉवेल साउंड इज मात्रा है किसी भी, ओके आगे इसको समझते हैं, फिर मैं आपको और क्लियर कराता हूँ। कॉन्सोनेंट, इन 5 लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर आए बी सी डी एफ जी एच पूरे जेड तक, ये हुए कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट का हिंदी मीनिंग होता है व्यंजन। अब व्हाट हैपेंड हियर, हम में से बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आपको मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ कि जब भी कोई वर्ड पढ़े, तो जैसे ये लिखा है हिंदी में मिलकर, तो आपने म और ई को अलग अलग नहीं पढ़ा, आपने मिलाकर पढ़ा ना। तो बस आपको इंग्लिश रीडिंग में भी यही ध्यान रखना है। जैसे मुझे पढ़ना है LANGUAGE, अब मैं क्या करूं कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल के कॉम्बिनेशन बनाऊं। कॉन्सोनेंट है तो उनको मैं सिंगल रखूं, पर वॉवेल है तो एक साथ लिखूं और एक साथ ही पढ़ूं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, तो LA से क्या बन गया ले, N चूंकि अकेला कॉन्सोनेंट तो बिंदी लग गई, GUA से बन गया गे, और GE से बन गया जो। तो इसको हमने क्या पढ़ लिया, लैंग्वेज। तो कोई भी वर्ड अगर आपको टफ लगे तो आप बस उसको तोड़ लीजिए, कैसे कॉम्बिनेशन बनाइए, वॉवेल कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन बना दीजिए, यू कैन डू इन अ बेटर वे। चलिए ओके, अब व्हाट हैपेंड गाइस, इन्हीं अल्फ़ाबेट से मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट बनती है। जैसे ए का कोई अर्थ नहीं है, बी का कोई अर्थ है क्या, नो, पर अर्थ किसका निकलता है, वर्ड्स का। सो इन्हीं अल्फ़ाबेट से मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट बनती है, और उसी छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है, वर्ड। क्या बनते हैं उससे, वर्ड्स। और अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस, वाक्य बनाते हैं। और जो मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि किसी को भी कोई बात तभी समझ में आती है जब वो पूर्ण हो। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें किस पर काम करना होगा, सेंटेंसेस पर। सेंटेंसेस ही बोले जाते हैं, सेंटेंसेस ही पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं और समझे जाते हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंड, अब हमें कॉन्सेप्ट पर काम करना है कि वर्ड्स क्या होते हैं। सो अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। देखिए, कोई भी शब्द तभी होगा, ये वॉवेल तभी होगा जब हम इसकी ये स्पेलिंग लिखें, ये कॉन्सोनेंट तभी होगा जब इसकी ये स्पेलिंग लिखी जाए। अगर मैं वॉवेल को ऐसा लिख दूं तो ये वॉवेल है ही नहीं मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। तो व्हाट हैपेंड हियर कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जिसका कोई अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, वो हमारा क्या है, वर्ड। लेट्स सी द एग्जांपल, राहुल, पेन, एकेडमी, इंग्लिश। इससे क्या निकल रहा है, कोई मीनिंग निकल रहा है। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स द वर्ड। ऐसी सेंटेंस क्या होगा, ओके। सो ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, कि यदि शब्दों के ग्रुप को हम देख लें तो वो क्या होता है, सेंटेंस। पर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं और रिफाइन करूंगा कि अ सिक्वेंशियल एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द सेंटेंस। ओके, अ सिक्वेंशियल मतलब कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसमें वर्ड्स का क्या है, सिक्वेंस है। वर्ड्स का क्या है, सिक्वेंस है। और इस सीक्वेंस के साथ साथ जब मैंने इसको सीक्वेंस में अरेंज किया तब उससे एक बढ़िया सा मीनिंग निकला। तो यदि मेरे सेंटेंस में वर्ड्स का इंगेजमेंट कैसा है, एक सीक्वेंस में, और उससे अगर एक मीनिंग निकल रहा है तभी वो मेरा सेंटेंस है। और यदि उससे मीनिंग नहीं निकल रहा है या वर्ड्स उसके जम्बल्ड है, इधर उधर है, तो वो सेंटेंस नहीं हुआ। जैसे लेट्स सी द एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय। तो आप सभी को समझ में आ रहा है ना कि वो एक लड़का है। द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो लड़का फुटबॉल खेल रहा है। ओके, आई लर्न इंग्लिश इन मिरेकल, मैं मिरेकल में अंग्रेजी सीखता हूँ। सो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस तभी होगा व्हेन इट हैज़ द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का सीक्वेंस होगा और उसके साथ उसका कोई मीनिंग होगी। पर ओवरऑल गाइस हमने क्या बात की कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें किस पर पहुँचना है जल्दी से, सेंटेंसेस पर, क्योंकि यही क्या है, कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन। मैं जो बोल रहा हूँ आपको तभी बात समझ में आएगी जब वो सेंटेंस के फॉर्मेट में होगी। सो नाउ वी शैल टॉक अबाउट द सेंटेंस, बेसिक्स ऑफ सेंटेंसेस। क्योंकि हम इंग्लिश इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हमें कोई एग्ज़ाम पास करना, हम इंग्लिश इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमको खुद से इसका प्रयोग करना।
तो पूरे बेस को अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिक्स ऑफ सेंटेंसेस गाइस, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस की अगर स्ट्रक्चरिंग हम देखते हैं तो पूरे इंग्लिश में आपको सिर्फ दो तरह के ही सेंटेंस देखने को मिलेंगे, वन इज नाउन ओरिएंटेड एंड अनदर इज एक्शन ओरिएंटेड। पहले एक बार एक काम करिए, सभी लोग इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, रीड इट वंस। ओके, चलिए गाइस, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि पूरे कम्युनिकेशन में हमको सिर्फ दो तरह के ही सेंटेंस देखने को मिलते हैं, वन इज नाउन ओरिएंटेड एंड अनदर इज एक्शन ओरिएंटेड। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड द नाउन ओरिएंटेड एंड अनदर इज कॉल्ड द एक्शन ओरिएंटेड। Okay, noun oriented and action oriented. So if I am talking about noun oriented sentences, so ऐसे वाक्यों में किसी का कुछ होना या किसी के पास कुछ होना अथवा कहीं पर कुछ होना आदि की बात होती है। मतलब ओवरऑल इन सेंटेंसेस में हम किसी एक्शन को लेकर बात नहीं करते हैं। ओके, वी डोंट टॉक अबाउट एनी एक्शन, किसी एक्शन को लेकर हम बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे वो एक किसान है, मैं एक टीचर हूँ, मेरा भाई एक आर्मी ऑफिसर है, ओके, उसके पास ये है, वहाँ पर वो है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस मिले जिसमें एक्शन ना हो तो उसमें आप वर्ड्स को ऐसे अरेंज करेंगे, इट विल बिगिन बाय सब्जेक्ट। कहाँ से शुरू होगा, सब्जेक्ट से, देन वी पुट हेल्पिंग वर्ब, देन वी पुट नाउन। नाउन मतलब ओके सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए। अभी हम इनकी फंक्शनिंग को भी बहुत ध्यान से देखेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिए कि यू विल गेट वन काइंड ऑफ सेंटेंस जिसमें एक्शन ना हो, उसको आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नाउन के रूप में अरेंज करें। एंड एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेज आर दो सेंटेंसेज, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी काम की बात होती है। भाई मैं घर जाता हूँ, वो झाड़ू लगा रहा है, वह उसकी मदद कर रहा है, बच्चे सो चुके हैं। तो ऐसी बातों में क्या देखने को मिल रहा है हमको, एक्शन। सो फॉर मेकिंग दो सेंटेंसेस हम कैसे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, सब्जेक्ट से, एंड आफ्टर दैट वी पुट हेल्पिंग वर्ब, देन वी यूज मेन वर्ब, देन वी पुट ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। बट गाइज अभी थोड़ा सा एज अ बिगिनर हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आ रही होगी कि सर आप तो फॉर्मूले की बात कर रहे हो, पर पहले ये तो बता देते कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते हैं। सो भाषा सीखने से पूर्व हमें किन की जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और मेन वर्ब क्या होती है। तो पहले सिर्फ नाम ध्यान रख लीजिए कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब, इसका अर्थ होता है सहायक क्रिया। ओके, नाउन या ऑब्जेक्ट, इसका अर्थ होता है कर्म। और MV दैट इज मेन वर्ब, जिसे हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। अब फर्स्ट वी नीड टू लर्न द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। थोड़ा एक एक चीज को समझते हैं और फिर आगे हम कंस्ट्रक्शन पर जाएंगे। सो सी गाइज, इफ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, तो द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट इज व्हाट, कर्ता। देर आर टू काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ये तो क्लियर हो गया कि दो तरह के सेंटेंस होते हैं, नाउन ओरिएंटेड और एक्शन ओरिएंटेड। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन ओरिएंटेड, ओके, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन हो रही है, तो किसी भी एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन अर्थात काम को करने वाला
किसी भी वाक्य में क्रिया को करने वाला हमेशा कौन होता है? कर्ता। सो डूअर ऑफ द एक्शन। ओके, राम साइकिल चला रहा है। कौन साइकिल चला रहा है? राम। मेरी मम्मी खाना पका रही है। कौन कौन खाना पका रही है? मेरी मम्मी। सो सब्जेक्ट इज ऑलवेज द डूअर ऑफ द एक्शन उन सेंटेंस में जिसमें एक्शन होती है। जैसे सीधे एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? राम। सो राम गोज टू मार्केट। मेरी मम्मी खाना पकाती है। कौन खाना पकाता है भाई? मेरी मम्मी। सो माई मदर कुक्स फूड। तो हुएवर इज डूअर ऑफ द एक्शन वो क्या होगा हमारे सेंटेंस का? सब्जेक्ट। अब आगे बढ़िए कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें एक्शन नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? एक्शन। सो अबाउट हुम मतलब या तो हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या हम किसी वस्तु के बारे में बात। सो अबाउट हुम और विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारे सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोलूं कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। सो पेन इज नॉट द सब्जेक्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। तो यह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्योंकि जब मैं इसको इंग्लिश में बनाऊंगा तो मैं पेन से स्टार्ट नहीं करूंगा, पेन को मैं लास्ट में लगाऊंगा और हम कैसे स्टार्ट करेंगे? दिस से, क्योंकि यह को क्या बोला जाता है? दिस बोला जाता है। सो जिसके बारे में बात हो रही है, भाई मैं एक किसान हूँ, किसके बारे में बात हो रही? मैं के बारे में। आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, किसके बारे में बात हो रही? आपके बारे में। सो सेंटेंस की बिगिनिंग अगर नाउन ओरिएंटेड सेंटेंस है तो जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारे सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट। जैसे कालिदास एक महान लेखक थे, किसके बारे में बात हो रही? कालिदास के बारे में। सो कालिदास से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, तो थे लगा देंगे और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? एक महान लेखक। सो इसको हम लास्ट में लगा देंगे, इसलिए क्या हमारा सेंटेंस बना? कालिदास वॉज अ ग्रेट राइटर। दशरथ एक राजा थे, किसकी बात हो रही है? दशरथ। थे की बात हो रही मतलब यहाँ वॉज लगा दीजिए और एक राजा को बोलते हैं अ किंग, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? दशरथ वॉज अ किंग। सो आई थिंक आप सभी लोग सेंटेंस अब फ्रेम करने की स्थिति में आ गए हैं। आगे चलते हैं। व्हाट कैन बी अ सब्जेक्ट। देखिए हमें पढ़ना नहीं है, हमें इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश सीखना है। यस तो जब आप सेंटेंस फ्रेम करो तो आप किस किस को सब्जेक्ट बना सकते हैं? सो यू कैन मेक अ नाउन, किसी नाउन अर्थात किसी नाम को आप क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट। लाइक राम, श्याम, टेबल, ऑनेस्टी, ये चीज़ों के, विचारों के, किसी चीज़ के नाम हो गए। आप किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना सकते हैं। विच आर द प्रोनाउन? प्रोनाउन इज कॉल्ड द सर्वनाम। कोई भी ऐसा शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, जो कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के बदले रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द सर्वनाम। सो अ प्रोनाउन कैन बी ए सब्जेक्ट। प्रोनाउन आपने सुने होंगे, ही, शी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, ये सब क्या है? प्रोनाउन। तो आप सेंटेंस की बिगिनिंग नाउन से कर सकते हैं या प्रोनाउन से। मान लीजिए किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन, जैसे मुझे बोलना है वह एक लड़का है, सो ही इज़ अ बॉय। वह एक लड़की है, सी इज़ अ गर्ल। आपको बोलना है ये गर्म है, इट इज़ हॉट। आपको बोलना है ये मेरा कमरा है, दिस इज़ माई रूम। ओके, दैट इज़ अ विंडो, वो एक खिड़की है। तो आप इनसे शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें नाउन भी ना है और प्रोनाउन भी नहीं है, पर किसी एक्शन के बारे में बात हो रही है, तो हम उसके VING फॉर्मेट को क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ कि इंग्लिश बोलना एक आर्ट है, तो क्या आर्ट है भाई? इंग्लिश बोलना। सो स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट। ओके, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, सो प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। ओके, आपको बोलना है कि भाई स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, सो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सो स्विमिंग, क्लाइंबिंग, स्मोकिंग, इस तरह से अगर किसी एक्शन से शुरू करना है तो VING से। अब कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें नाउन भी ना हो, प्रोनाउन भी ना हो और वर्ब भी ना हो। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलूं कि एक कमरा है, किसकी बात हो रही? एक कमरे की। पर हम किसी का कमरा होना बता रहे क्या? नो, हम तो सिर्फ बोल रहे एक कमरा। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम किससे बनाते हैं? देयर से। और ये डमी सब्जेक्ट होता है। डमी सब्जेक्ट अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है, पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? देयर। तो तब हमारा सेंटेंस बना देयर इज़ अ बुक, एक किताब है, देयर इज़ अ बुक। समटाइम व्हाट हैपन कि अगर देयर का भी यूज़ ना हो तो हम किसके लिए ट्राई करेंगे? इट के लिए। जैसे मुझे कहना है 4 बजाए, सो क्या बना? इट इज़ 4 o'clock।
क्योंकि यहाँ देयर इज़ 4 o'clock का यूज़ नहीं कर सकते, ही शी इट राम इज़ 4 o'clock ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, तो किसका यूज़ करेंगे, इट का। बिल्कुल मत घबराइए गाइस, ये हमारी बिगिनिंग है। बस अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं भी हो रही है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में ऐसा भी होता है जिसका नॉलेज हमें चाहिए। बाकी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको हम बॉटम टू टॉप लेकर जाएंगे, बेसिक से एडवांस पर लेकर जाएंगे, सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे। तो बिल्कुल कूल रहिए और हैव अ स्माइल ऑन द फेस, थोड़ा चेहरे पर स्माइल कर दीजिए। सब्जेक्ट आपको शायद कुछ क्लियर हुआ। अब व्हाट हैपन गाइस, एक कॉन्सेप्ट और हमको लर्न करना है। एक मैंने आपको बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ सेंटेंसेस बताया, ओके। ऐसा स्टेटमेंट जो नाउन ओरिएंटेड है, जिसमें कोई काम नहीं हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नाउन, या इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, नाउन। सो देयर आर टू काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके। एक पेयरिंग होती है गाइस, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की एक जोड़ी चलती है। लाइक सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल। अब ये कॉम्बिनेशन जब हम करेक्ट लगाते हैं तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट फ्रेम होता है, और यदि हम इस कॉम्बिनेशन को गलत लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, इनकरेक्ट होगा। तो चूंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए ना कि विच सब्जेक्ट आर सिंगुलर एंड विच सब्जेक्ट आर प्लूरल। तो व्हाट हैपेंड गाइस, जब भी हम किसी के नेम की बात करते हैं, नेम, तो वो हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर। पर कहानी आती है किसकी, प्रोनाउंस की। ये कुछ सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। तो पहले इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से होते हैं गाइस, ही का अर्थ क्या होता है, वह। जब भी मैं किसी मेल की बात करूं, मेल अर्थात जब भी मैं किसी पुरुष की बात करता हूं, मेल मतलब ऐसा नहीं कि भाई मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग, तो डॉग भी मेल हुआ, तो क्या सर उसके साथ ही लगाएंगे, नो। ही का यूज हम वह के रूप में किसी सिंगुलर व्यक्ति को बताने के लिए किसका यूज करेंगे, ही का। शी वह के रूप में जब भी मैं किसी फीमेल को बताऊं, और फीमेल मतलब फीमेल नहीं, फीमेल मतलब मुझे यहाँ क्या अंडरस्टैंड करना है, महिला। तो जब मैं किसी महिला की बात करूं तो मुझे क्या यूज़ करना है, शी, ओके। एग्जाम्पल, वह एक क्रिकेटर है, लड़के की बात हो रही है, ही इज़ अ क्रिकेटर। अब मैं एक लड़की की बात कर रहा हूँ कि वह एक नर्स है, तो आप यूज़ करेंगे सी इज़ अ नर्स, आप ही इज़ अ नर्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब मुझे बोलना है वह एक पायलट है, अब आई एम नॉट क्लियर कि वो मेल है या फीमेल है, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ अ पायलट और सी इज़ अ पायलट। अब देखिए इट, सो इट का भी अर्थ क्या होता है डियर, वह या यह। ये दोनों तरह के मीनिंग देता है, वह या यह, जब मैं किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करूं या किसी एनिमल के बारे में बात करूं तो हम किसका यूज़ करते हैं, इट का। पर ये एक छोटा सा डिफरेंस हमारे बहुत सारे बिगिनर्स को नहीं पता होता है, पर आप लकी है, आपको पता है क्योंकि आप मिरेकल में क्लास ज्वाइन किए हो। सो जब मैं किसी एनिमल को फर्स्ट टाइम बोलता हूँ, देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि जब किसी एनिमल को हम फर्स्ट टाइम बोलते हैं तो बिंदास हम किसका यूज़ करेंगे, इट का। जैसे आपको बोलना है कि भाई ये एक मंकी है, तो आप सिंपल बोलिए इट इज़ अ मंकी। कौन है, मंकी, इट इज़ अ मंकी। आपको बोलना है कि ये गधा है, सो इट इज़ अ डोंकी, ओके। अब आप मान लीजिए ये बोलना चाह रहे हैं कि यह एक टेबल है, यह एक टेबल है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इट इज़ अ टेबल, नो। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। जब हम पहली बार किसी वस्तु या किसी नाम को या किसी थिंग को इंट्रोड्यूस कराते तो वहाँ इट का प्रयोग ना करके हम किसका यूज़ करते, दिस का। तो अब आप बोलेंगे दिस इज़ अ टेबल। पर इसी सेंटेंस को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ और मुझे दोबारा यदि टेबल के बारे में बात करनी है तो अब मैं दिस का यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं किसका यूज़ करूँगा, इट। तो अभी मेरा स्टेटमेंट क्या है, यह एक टेबल है तो दिस इज़ अ टेबल। पर अगर मुझे कहना है कि यह महंगा है तो अब हम बोलेंगे इट इज़ एक्सपेंसिव।
तो अर्थात जब मैं किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में दोबारा बात करता हूँ और उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो वहाँ पर हमें किसका यूज़ करना होगा? इट का। किसका यूज़ करेंगे? इट। सो गाइज आई थिंक यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ही शी इट। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई नेम हो वो हमेशा सिंगुलर होगा। मैं अपने एक भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, माई ब्रदर, सिंगुलर होगा। योर सिस्टर, आपकी एक बहन है, सिंगुलर होगी। दिस, जब पास में कोई वस्तु हो जिसका कोई नाम हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? दिस का। ये मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। ये मेरा माइक है, दिस इज़ माई माइक। ये मेरी क्लास है, दिस इज़ माई क्लास। तो जब नॉन लिविंग थिंग को हम पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं तो दिस, जब कोई चीज़ पास में है तो दिस, और जब कोई चीज़ दूर हो तो हम किसका यूज़ करते? दैट। सो मुझे बोलना है कि भाई यहाँ मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, पर वो जो टेबल पर रखा है वो आपका पेन है, तो मैं बोलूँगा दैट इज़ योर पेन। मान लीजिए कोई दूर एक पार्क दिख रहा है, तो मुझे कहना है दैट इज़ अ पार्क। खिड़की, दैट इज़ अ विंडो। फैन, दैट इज़ अ फैन। लाइट, दैट इज़ अ लाइट। तो जब कोई चीज़ दूर हो, सिंगुलर हो, तो दैट, पास हो, दिस। अब व्हाट इम्पॉर्टेंट, एक स्पेशल प्रोनाउन होता है दैट इज कॉल्ड मैं। आप सभी लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं। तो मैं हमेशा स्पेशल होता है ना। मैं भले ही दूसरों के लिए स्पेशल ना हो, पर मैं खुद के लिए बड़ा स्पेशल होता हूँ। सो ग्रामर भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। समटाइम इट बिकम्स द पार्ट ऑफ सिंगुलर, और कभी कभी ये बनता है पार्ट ऑफ प्लूरल। तो इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। समय के साथ हम समझ लेंगे कि किसके साथ, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ आई का यूज़ करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ऐसी कैटेगरी होती है जो अपने साथ हमेशा प्लूरल लेती है। ओके, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट या नाउन। तो देयर आर सम सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी फितरत हमेशा क्या होती है? प्लूरल। मतलब ये अपने साथ क्या लेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सी, हम या हम लोग को क्या बोला जाता है? वी। हम भारतीय हैं तो आप बोलेंगे वी आर इंडियंस। आप, यू, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, प्लूरल। ठीक। वे या वे लोग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे का। ओके, दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है। मेरे भाई, एक से ज़्यादा है, माई ब्रदर्स आर, बहुत इंटेलिजेंट, मेरे भाई बहुत इंटेलिजेंट है, माई ब्रदर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। आपकी बहनें बहुत शर्मीली है, योर सिस्टर्स आर वेरी शाय। एक से ज़्यादा भाई, एक से ज़्यादा बहन की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल। अब ध्यान से देखिए, दीज का अर्थ होता है ये। बेसिकली गाइज ये तो दीज है, दिस इज द प्लूरल ऑफ दिस। किसका प्लूरल है? दिस का। मतलब जब पास में कोई एक चीज़ थी तो मैंने किसका यूज़ किया? दिस का। और जब पास में ही एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं किसका यूज़ करूँगा? दीज का। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है तो दिस इज़ अ पेन। और अगर ये एक से ज़्यादा पेन है तो मुझे बोलना पड़ेगा दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। ओके, इन सेम वे दोज, अगर एक चीज़ थी तो मैंने क्या यूज़ किया? दैट। और एक से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दोज। क्या पढ़ा जाता है इसको? दोज। तो वे के प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दोज। अब देखिए, दैट इज़ अ पेंसिल, वो एक कार है, दैट इज़ अ कार। अब एक से ज़्यादा कार है तो हम बोलेंगे दोज आर कार्स। एक से ज़्यादा कार है तो क्या बनेगा? दोज आर कार्स। एक है तो दिस, और एक से ज़्यादा है तो दीज। पास में है तो एक ही है, दूर है तो दैट, और एक से ज़्यादा है, दूर है तो दोज। ओके, और इसका यूज़ हम कब करेंगे? व्हेन टू यूज़ इट? जब हम किसी नाउन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। आगे और मैं क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा, अभी सिर्फ इतनी चीज़ों को ध्यान रखिए, इनके मीनिंग को ध्यान रखिए। पीपल इज ऑलवेज प्लूरल। सो हमको सेंटेंस की बिगिनिंग किससे करनी है? ओके, सेंटेंस की बिगिनिंग किससे करनी है हमको? ओके, वी नीड टू यूज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की फितरत हमको अंडरस्टैंड करना है कि वेदर इट इज सिंगुलर और वेदर इट इज प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ कुछ और टर्म्स
फॉर लर्निंग इंग्लिश हमें इनको अंडरस्टैंड करना है। वर्ब्स, वर्ब्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश सीखने के लिए मेनली हमें 3 तरह की वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी, पर अभी मैं आपको सिर्फ 2 तरह की वर्ब बताऊंगा। आगे जब सेशंस में हम मूव करेंगे तो हम एक से ज़्यादा वर्ब को भी लेकर बात करेंगे। सो देयर इज़ अ फर्स्ट वर्ड गाइज, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कोई भी सेंटेंस में यदि एक्शन की बात हो रही है या हम किसी भी काम की बात करते हैं तो फॉर दैट व्हाट वी यूज़ मेन वर्ब। कोई भी जो एक्शन वर्ब होती है, इट मीन्स इन हिंदी कोई भी ऐसा वर्ड जो काय पर एंड होता है ना पर। सीधे एग्जाम्पल लाइक हम बात करें दौड़ना, लिखना, किसी चीज़ का विश्लेषण करना, सब काय पर एंड हो रहे हैं ना पर। खेलना ना, सुनना, समझना, सारे काय पर एंड हो रहे हैं ना पर। सो ऑल द ना एंडिंग वर्ड्स आर वर्ब। और एज अ गुड इंग्लिश लर्नर आपको वर्ब के 3 फॉर्म्स को लर्न करना है। तो अभी आपको डरना नहीं है, बस समझ लेना है कि 3 फॉर्म्स को लर्न करेंगे हम, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, लाइक रन, राइट, एनालाइज, प्ले, अंडरस्टैंड, लिसन। ये सब क्या हो गई हमारी वर्ब्स हो गई। क्या हो गई हमारी वर्ब्स हो गई। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या होता है? सहायक क्रिया। इनके कॉन्सेप्ट को हम आगे के सेशंस में अंडरस्टैंड करेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि इट हेल्प इन मेकिंग अ स्टेटमेंट और शोज द टेंस ऑफ द वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस को क्या देने के लिए, अर्थ देने के लिए और उसके टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसका यूज़ करना होता है? हेल्पिंग वर्ब का। आपने देखा होगा लाइक इज, एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी। कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ये भी क्या है? दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो ये कुछ वर्ब्स आपको पढ़नी है, आगे के सेशंस में हम इनको और अच्छे से समझेंगे। और एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट। तो चूंकि 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वन इज नाउन ओरिएंटेड और अनदर इज एक्शन ओरिएंटेड। तो नाउन ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट क्या होगा और एक्शन ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसको अंडरस्टैंड करना है। सो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट जिस पर कार्य करे वो सेंटेंस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ओके, पहले हम नाउन ओरिएंटेड सेंटेंस को लेकर बात करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो हमारे सेंटेंस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला कि वह कमरा खाली है, वह कमरा खाली है, तो उस कमरे के बारे में क्या बताया जा रहा है? खाली है। तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा हमारे सेंटेंस का, और इसको कहाँ रखा जाएगा? लास्ट में। सी वन एग्जाम्पल, काऊ इज अ पेट एनिमल। काऊ के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो एक पेट एनिमल है। ओके, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। तो मैं खुद की बात कर रहा हूँ, खुद के बारे में क्या बता रहा हूँ? एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, किसके लिए? नाउन ओरिएंटेड सेंटेंस के लिए। और अभी हम बात करते हैं एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस को लेकर। सो वाक्य में सब्जेक्ट जिस पर काम करता है, भाई राम साइकिल चला रहा है, तो राम किस पर काम कर रहा है? साइकिल पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। राम इज ड्राइविंग अ कार, तो राम क्या चला रहा है? अ कार। तो ये क्या बन गया हमारे सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट। ही हैज़ ड्रंक मिल्क, वह दूध पी चुका है। सो फॉर दैट यू यूज ऑब्जेक्ट। ओके, सी एवरीवन, अब आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और नाउ बस यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना था हमको। ओके, सो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब्स, आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। अब इसके बाद व्हाट इज द टास्क फॉर यू? ये टास्क आपको करना है। ओके, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बन जाएगा। देखिए, आज मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स कराए हैं और आपको एक फॉर्मूला सिखाया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नाउन। किसी भी नाउन ओरिएंटेड सेंटेंस को इस तरह से बनाया जाता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नाउन। ओके, सब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा? ही, दैट इज वह, किसके लिए? मेल के लिए। शी, वह किसके लिए? फीमेल के लिए। इट का अर्थ होता है वह या यह किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए। मैं के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आई का। हमको हम बोलते हैं वी, आपको हम बोलते हैं यू, और वे को बोले जाते हैं दे। दिस, दैट, दीज, दोज, इनके अर्थ हमने आपको समझाए।
अब आप सभी को क्या करना है, व्हाट इज द टास्क यू ऑल नीड टू डू। ओके, आपको हमने ये सारे क्या दे रखे, ऑब्जेक्ट दे रखे। क्या दे रखे, ऑब्जेक्ट। मतलब इनको कहाँ लगाना है, लास्ट में। उसके पहले क्या यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ दे दी कि हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है, इज। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है, इज। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो क्या लगाना है, आर। अब आपको इन नाउन के अकॉर्डिंग करेक्ट सब्जेक्ट का यूज़, करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है और उससे हमें सेंटेंस फ्रेम करना है। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे मैं बोलूँ बॉय, तो बॉय से आप एक ही सेंटेंस बना सकते हैं, ही इज़ अ बॉय। क्या आप इसकी जगह शी लगा सकते हैं, रॉन्ग। क्या आप इसकी जगह इट लगा सकते हैं, रॉन्ग। क्या आप इसकी जगह दिस लगा सकते हैं, नो, क्योंकि यहाँ नाम नहीं है ना, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ही। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मुझे बोलना है बेंचेस। अब चूंकि बेंचेस हमारी क्या हो गई, प्लूरल हो गई, तो बेंचेस के साथ चूंकि मुझे इज और आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो आप क्या लगाएंगे, आर। अब चूंकि आर लग गया तो ही का यूज़ होगा क्या, नो। सी का यूज़ होगा क्या, नो। इट का यूज़ होगा क्या, नो। ओके, दिस का यूज़ होगा क्या, नो। दैट का यूज़ होगा क्या, नो। तो अब हमारे पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो हम दीज का यूज़ करेंगे या तो दोज। तो आपको यूज़ करना है दीज आर बेंचेस या दोज आर बेंचेस। तो इस तरह से हमने आपको ये ऑब्जेक्ट्स दे रखे। इन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कल आपको करेक्ट सेंटेंसेस को फ्रेम करके लाना है, सो दैट यू कैन लर्न विद दिस कॉन्सेप्ट